क्या किसी आम व्यक्ति को, क्या किसी आम नागरिक को ये सोचना कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है, ये जानना अति आवश्यक है कि किस मामले में हमें कब क्या करना चाहिए। बात आज हम इसी विषय पे करेंगे कि क्या कोई जो ऑप्शन अडॉप्ट किया गया है किसी हस्बैंड के द्वारा या किसी पत्नी के द्वारा, जो केसेस फाइल किए गए हैं, उन केसेस में क्या परिणाम निकलने वाले हैं और तथा उन परिणामों का क्या अधिकार होगा। क्या जो झूठे केसेस या जो फर्जी केसेस जो पत्नी के द्वारा जो फाइल किए गए हैं, उनमें क्या पति ही केवल जो पीड़ित बना रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही वो पेशी पे आता रहेगा और जाता रहेगा। अगर जो किसी तरीके से कोई भी हल नहीं निकलता है तो अल्टीमेटली अब किसी भी पति को या पत्नी को क्या करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है, क्योंकि ऐसा ही एक प्रश्न मिलता जुलता हमारे सामने निकल के आया है, जिसमें उन्होंने ये जिज्ञासा जाहिर की जानने के लिए अगर जो पत्नी है उसके 2 बच्चे भी हैं, बच्चों को भी छोड़ के वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जिसके साथ उसका हित निहित रहता है, वो उसके साथ चली गई है। तो अब ऐसी स्थिति अब मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे वो दोबारा ना आ सके और मेरे घर में या मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव ना बना सके। जाहिर सी तौर पे इसके अलावा भी जब वो कोई पत्नी अगर चली भी गई है किसी अन्य व्यक्ति के साथ जहाँ पे भी उसका हित निहित रहता है, तो ऐसी स्थिति में फिर भी अगर जो झूठे केसेस फाइल कर देती है कि मेरे पति या उसके पति के घर वालों के द्वारा अन्य तरीकों से विभिन्न मदों में मुझसे दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया और मुझे दहेज के लिए परेशान किया गया कि मुझे सच एंड सच अमाउंट अपने मायके से या अपने जो सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी जनरेट करके हमें उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरीके की अगर जो घटना अगर जो कारित होती है, अगर जो ऐसी घटना, अगर जो ऐसी एक्टिविटी अगर जो किसी महिला के द्वारा यानी कि पत्नी के द्वारा अगर जो कारित की जाती है, तो वैसी इस स्थिति में अब हस्बैंड को क्या करना चाहिए। क्या इन कारणों, इन एक्टिविटी या झूठे केसेस से हस्बैंड यानी कि जो पति है कहाँ हद तक बच सकता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से झूठे वादों से और झूठे मुकदमों से पति का किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके की जो जानकारी है उनको लाभ मिल सके। क्योंकि इस तरीके की जानकारी के अभाव में उनको उचित समय पे उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और जानकारी के अभाव में जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं, जो अल्टीमेटली किसी न किसी जो दुष्परिणाम या जो उनको जो सही समय पे अगर सलाह मिलने के कारण अगर जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट मेरी और है, और वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आधी अधूरी जानकारी किसी के समझ में नहीं आती है, क्योंकि पूरा देखने के लिए तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। और अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई आपके अगर जो अपने निजी विषय पे आप हमसे अगर जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क करके आप अपने किसी भी निजी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर जो झूठे वादों में, झूठे मुकदमों में अगर जो पति को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो वैसे इस स्थिति में अब पति को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अल्टीमेटली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आभास नहीं होने देना है कि पत्नी जो ये सोचे कि हम तो कोर्ट के चक्कर लगा ही रहे हैं और इसके साथ में पति भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। अगर जो ये आभास हो जाता है कि केवल पत्नी यानी कि केवल महिला वही अगर जो दौड़ रही है और पति आराम से अपने घर में रह रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कार्यवाही का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो इस तरीके से अगर जो आप दबाव बनाना या हम दूसरे शब्दों में कहें इस तरीके का जो प्रेशर बनाना अगर जो प्रारंभ से अगर जो हम शुरू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमें रिजल्ट अवश्य देता है। क्योंकि मैंने एक पहले की वीडियो में मैं एक डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कि एक हमारे व्यूवर के द्वारा और हमारे परिवार के सदस्य के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि अगर जो पत्नी हमारे सोर्स ऑफ इनकम पे अगर जो वो क्वेश्चन करती है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम से ही अपनी इनकम या गुजारा भत्ता उसी से मांगती है, तो क्या हम इसी विषय पे अगर जो हमारी नौकरी पे ही वो अपना गुजारा भत्ता मांगने के लिए तैयार है, तो हम अगर जो अपनी नौकरी ही छोड़ दें, तो ऐसी इस स्थिति में फिर हमें ना नौकरी रहेगी, तो जब नौकरी नहीं रहेगी तो हमें उसको गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। अगर जो कोई वाद किसी भी न्यायालय में अगर जो प्रस्तुत किया गया है और वो वाद अभी तक किसी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है और हस्बैंड को नोटिस जाती है या हस्बैंड के परिवार वालों को नोटिस जाती है, तो जहाँ तक हो सके तो हमें कोर्ट में अपीयर होने से अवॉइड करना चाहिए।
क्योंकि पत्नी को ये हमें भी कहीं भी पता या आभास नहीं होने देना है कि उसके द्वारा जो भी कार्यवाही कारित की जा रही है हम उनसे परेशान हैं या हम उनकी जो कार्यवाही है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी आप कुछ भी करिए, लेकिन पत्नी के द्वारा जो मुकदमा जो फाइल किए गए हैं, जो प्रस्तुत किए गए, उसमें पत्नी को ये अवश्य आभास हो जाना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि आपके द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उन पे या उन तरीके की जो कार्यवाही है उनका हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार से कोई भी असर नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जब पत्नी या कोई जो विपक्षी का जब कोई परेशान होता है, परेशान होने के उपरांत साथ में जब ये सोचता है कि हमने जो कार्यवाही की, इतना खर्चा रुपया किया और साथ में अपने काउंसिल की जो फीस वो भी इंगेज की और सच एंड सच जो अमाउंट था जो हमने अपने काउंसिल को भी अदा किया और इसी के साथ में मैंने समय भी पूरा बर्बाद किया, लेकिन अल्टीमेटली हमें जब कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और फिर भी अगर जो ये लगता है कि अब हम और आगे अब नहीं लड़ सकते हैं, तो अल्टीमेटली फिर अब नौबत आती है कंप्रोमाइज़ की। क्योंकि बिना जब तक कोई जब दबाव किसी के ऊपर नहीं बनता है तब तक कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर जो कोई भी शादी अगर जो 7 या 8 लाख रुपए की अगर जो हुई है, तो अल्टीमेटली अगर जो किसी भी वाद में इसी के आसपास एलिमनी के तौर पे जो फुल एंड फाइनल एलिमनी तय की जाती है कि हाँ सच एंड सच अमाउंट को पत्नी को अदा कर दिया जाए, जिससे कि जो उसकी जो कुछ थोड़ी बहुत उसकी परेशानी हल हो सके। लेकिन इस तरीके की जो वाद निकल के सामने आते हैं तो उनकी जो मंशा रहती है कि पत्नी के द्वारा कि जो हमने वाद प्रस्तुत किया है उनसे बचने के लिए कि जो हम रकम मांगेंगे, जो भी हम अमाउंट मांगेंगे वो हस्बैंड हमको देने के लिए तैयार होगा। अगर 7 या 8 लाख की अगर जो शादी हुई है उसमें कोई भी किसी भी तरीके के जो कोई हैवी या एक्सपेंसिव आइटम अगर जो कोई नहीं दिए गए हैं, तो उसमें ये सब होने के उपरांत भी 25 लाख 30 लाख 35 लाख तक जो एलिमनी या की जो रकम मांगी जाती है, तो ऐसी स्थिति में समझौता होना से तो रहा, लेकिन एक अन्य तरीके का एक विवाद जरूर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसके उपरांत अगर जो फिर भी आपको ये लगता है कि हम किसी भी तरीके से अगर जो हम पत्नी से या उसके केसों से अगर जो बचना चाहते हैं, तो उसका ये भी एक तरीका है कि अगर जो भी वाद जो भी केसेस अगर जो पत्नी के द्वारा अगर जो प्रस्तुत किए गए हैं उनको आपको बचना है, उनसे किसी भी तरीके से जो उसकी कार्रवाई है उनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये एहसास अपनी पत्नी को दिलाना है। क्योंकि जाहिर से तौर पे जब आप हर एक डेट पे अगर जो आप कोर्ट में जाते रहेंगे तो उसको भी ये प्रतीत होता है कि हम तो दौड़ रहे हैं, तो उसके साथ में हस्बैंड भी दौड़ रहा है, वो परेशान है। तो इसका एक बेस्ट तरीका ये भी है कि अगर जो FIR दर्ज करने का अगर जो वाद प्रस्तुत किया है पत्नी के द्वारा, तो सर्वप्रथम आप उसको अवॉइड करिए कोर्ट में जाने के लिए। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजिए, अधिवक्ता आपके बिहाफ पे अपीयर होकर जो भी प्रोसीडिंग होगी वो उसको निपटाएंगे। और FIR में कि जो केसेस हो गए उसमें FIR दर्ज हो गई, पुनः विवेचना शुरू हो जाती है। विवेचना शुरू होने के बाद प्री जो लिटिगेशन शुरू होता है उसमें आपके ऊपर जो नोटिस आती है, आपको अगर जो किसी भी तरीके से अगर जो आपको लगता है कि हमें वहाँ उपस्थित होना चाहिए, अगर जो कोई भी बड़ा कारण निकल के नहीं सामने आता है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें पत्नी के ऊपर दबाव बनेगा, परेशान होगी कि हमने इतनी नोटिस की, इतना FIR भी दर्ज करे, फिर भी वो टर्न अप होकर नहीं वापस आ रहे हैं। और इसी के साथ में अगर जो DV एक्ट के केसेस के मामले में फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा, अगर जो पत्नी के द्वारा कोई वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें अगर जो नोटिस आपके और आपके घर वालों के विरुद्ध अगर जो आती है तो उसको भी आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक डेट या 2 डेट आप अवॉइड करेंगे तो इसमें उसके ऊपर दबाव बनेगा, सच एंड सच डेट या सच एंड सच तरीके से हमने जो प्रोसीडिंग अडॉप्ट की उसमें किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये जब एहसास आपकी पत्नी को हो जाएगा तब वो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार होती है। अन्यथा जब किसी को लगता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष कोई भी हो, पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं होता है। और अगर जो किसी मामले में अगर जो हम आगे बात करें कि सेक्शन 144 BNSS, क्योंकि इस तरीके के जो वाद हैं जो एलिमनी या मेंटेनेंस के लिए जो गुजारा भत्ता के लिए जो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अल्टीमेटली अगर जो फर्स्ट नोटिस पे, सेकंड नोटिस पे, थर्ड नोटिस पे अगर जो हस्बैंड अपीयर नहीं होते हैं या अगर जो उनका एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा होता है, तो कोर्ट अल्टीमेटली उसको पेपर में गजट कराने की यानी कि पब्लिकेशन कराने का ऑर्डर करती है। और पब्लिकेशन कराने के लिए, गजट कराने के लिए भी अच्छा खासा एक जो अमाउंट है वो भी डिपॉजिट करना पड़ता है। क्योंकि जो भी अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट जो शेड्यूल है वो उसके हिसाब से जो स्लैब बना हुआ उसी पे निर्धारित होता है। तो इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी, अगर जो बर्डन ऑफ प्रूफ अगर जो आप पत्नी के ऊपर स्थानांतरित करेंगे उसको ये एहसास दिलाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के वाद, चाहे वो
85 BNS के मामले हो या DV एक्ट का सेक्शन 12 का मामला हो या 144 BNSS का मामला हो, तो इस तरीके के मामले जितने भी हों उनमें सर्वप्रथम सबसे पहले पत्नी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पत्नी अपने पति की जो लीगली वेडेड वाइफ है, किसमें किसी भी तरीके से अभी कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ है, ना ही डिवोर्स यानी कि तलाक होने की कोई भी संभावना है। तो इस तरीके की जो भी फैक्ट, जो एलिगेशन जो उसने लगाया, तो सर्वप्रथम पत्नी को ये प्रूफ करने पड़ेंगे कि जो उसने तथ्य और जो उसने फैक्ट कहे हैं वो एकदम सत्य हैं और एवं सही हैं। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अंत में अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, पूरा देख ही लिया, तो इसको सब्सक्राइब कर लेगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। साथ में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि देश हित में एक मोटिवेशन अलग तरीके से जो जागृत होता है उसको अवश्य कराएं। और अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है किसी निजी विषय पे, आप हमसे अगर जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा संपर्क करने का माध्यम यानी कि नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे अपनी निजी विषय पे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।